हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज ऑसिलेशन का सेशन 2 करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने एक चीज समझा कि ऑसिलेशन भी एक मोशन ही है ना। ऑसिलेशन एक मोशन ही है और किसी भी मोशन में आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन होता है। तो हम वही जानना चाहते हैं, जैसे कल हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई एक स्प्रिंग सिस्टम है, ये स्प्रिंग है और ये इसका मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन। ओके, अब इस मास को मान लीजिए यहां तक खींचकर छोड़ दिया जाए, इस मास को यहां तक खींचकर छोड़ दिया जाए तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन बन जाता है और इधर भी ये फिर इतना दूर आता है ना। इसको आप x = 0 कहते हैं, इसको आप x = a कहते हैं और इसको आप x = -a कहते हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये मास जो है अब यहां से लेकर यहां तक इस दायरे में, इतने दायरे में ये मास ऐसा कर रहा होगा, इस तरह कर रहा होगा, ठीक है। यानी मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये इस तरफ जाते वक्त, समझ रहे हैं आप, यहां से इधर जाते वक्त, इस तरफ जाते वक्त जब वो यहां पर होगा तो हो सकता है कोई आपसे पूछे कि उसका वेलोसिटी कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और ये भी पूछ सकता है कि वो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, याद है मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे वो डिस्प्लेसमेंट भी पूछे। तो इसीलिए हमारा मेन टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको एसएचएम के बारे में क्या बोला था कि वही ऑसिलेशन एसएचएम होता है जिसमें ये वाला कंडीशन फुलफिल होता है। ये कंडीशन अगर फुलफिल हुआ, ये क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स, और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो इफ रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन सच एन ऑसिलेशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन फॉलो करने पर वो एसएचएम होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई किसी समय पर, एक गिवन समय पर पूछे कि x कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, या हो सकता है ऐसा पूछे किसी गिवन पोजीशन पर, किसी गिवन पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होगा पूछे, एक्सेलरेशन कितना होगा पूछे, है ना। तो ये सारे इक्वेशंस हमको मिलने वाले हैं। इसलिए टॉपिक का नाम मैंने क्या रखा है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एसएचएम, ठीक है। और ये मिलेगा कैसे? तो आप देखिएगा कि आपके बुक में ये टॉपिक का नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो बेटा देखिए, आप चाहे जेडब्ल्यू वाले हो या नीट वाले हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो सकता है कि अभी तक आप मैथ्स में, जो आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, हो सकता है कि उसमें आपने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा नॉलेज दूंगा, बहुत ही कम, कि आखिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन है y = x3, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो dy/dx ऐसा लिखते हो आप, और राइट साइड में क्या लिखोगे? 3x², ऐसे लिखते हो ना। फिर क्या करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो इसे आप ऐसा लिखते हो, ऐसा लिखते हो। डबल डिफरेंशिएशन कितना होगा? 6x। फिर क्या करो, आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ऐसा कुछ होगा, तो कितना होगा? 6। समझ गए? तो देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, और इसका डिफरेंशिएशन ये है। अब एक कोशिश करो, एक काम करो,
इस चीज को आप क्या करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, आप इसको इंटीग्रेट करो, है ना। तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब कितना है, 6 है। तो आप 6 को इंटीग्रेट करो, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा 6x। समझ में आया, ठीक है। फिर आप क्या करो, देखो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। इसका मतलब क्या साफ हो रहा है बात, कि इसे इंटीग्रेट करने से ये मिलेगा, आई मतलब इंटीग्रेशन। और आप चेक करना, इसे इंटीग्रेट करने से ये मिलेगा और इसे इंटीग्रेट करने से ये मिलेगा। यह आपके लिए बिल्कुल नया नहीं था, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आया कुछ हद तक, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा अगर मान लो मैंने बोला कि ये क्या है, तो आप बोलोगे कि ये वो फंक्शन है जिसे 2 बार इंटीग्रेट करने से वापस ये मिल जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, तो आप बोलोगे ये वो फंक्शन है जिसे 1 बार इंटीग्रेट करने से ये मिल जाएगा। ये क्या है, ये, तो इसे 3 बार इंटीग्रेशन करने से 1 2 3 बार इंटीग्रेशन करने से ये मिल जाएगा। समझ गए आप। तो ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आएगा, अपने आप आएगा, और उसे अगर हम इंटीग्रेट करते चले तो हम मेन इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे। समझ गए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं हम किस तरह आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो हमें पिछले सेशन में क्या मिला था, f प्रोपोर्शनल टू -x, क्यों, फॉर एसएचएम। एसएचएम हुआ तो ऐसा होना जरूरी है। फिर हमने क्या लिखा था, f इज इक्वल टू -kx लिखा था। ठीक है, अब समझो, ये मान लो स्प्रिंग है और ये मान लो मास है। तुमने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था, तो इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ था, है ना। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने पर रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। अच्छा, जब आप इसको इधर लाकर छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, जाएगा ना। जब आप इसको लाकर यहां लाकर छोड़ दीजिएगा तो ये मास किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, बराबर है। तो लेफ्ट साइड अगर जा रहा है, इफ द मोशन इज अलोंग लेफ्ट, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। समझ रहे हैं आप, मोशन अगर एक्सट्रीम से मोशन अगर मीन की तरफ है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन अगर मीन की तरफ है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, लेफ्ट की साइड में। और रेस्टोरिंग फोर्स भी किधर है, लेफ्ट की साइड में। यानी यही फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ma। समझ में आ गया आपको। राइट साइड डिस्प्लेस करने पर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा था लेफ्ट साइड, और बॉडी को अगर छोड़ दिया जाए तो बॉडी किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, लेफ्ट साइड, व्हाइल मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन। यानी ये हो गया कि इस फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं ma इज इक्वल टू -kx, लिख सकता हूं। अभी देखिए, इस m को मैं राइट साइड ले जाऊंगा, k/m इंटू x, ठीक है। उसके बाद इस a की जगह मैं लिखूंगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पता है आपको ये चीज, पता है ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, -k/m। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं -ω² x। समझ गए आप, वेयर
k बाई एम इज ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसका प्रूफ का आपको जरूरत नहीं है, वैसे प्रूफ करना आसान है, बट याद रखिएगा यहां मैंने k बाई एम की जगह क्या लिख दिया है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। अब मैंने यहां पर आपको कुछ फंक्शंस को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके एग्जांपल दिया था, उसको याद करके बताइए कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, यानी इसे 2 बार अगर इंटीग्रेट किया जाए तो मुझे फंक्शन मिल जाएगा x का इन टर्म्स ऑफ टाइम। नहीं समझे? देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स क्या होगा 2x, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। अब अगर इसे इंटीग्रेट किया जाए तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और इसे अगर इंटीग्रेट किया जाए तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको देखकर कोई भी बोल सकता है कि 2 बार इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेगा, y का इक्वेशन मिलेगा x के टर्म्स में। सिमिलरली मैं इसको देखकर समझ सकता हूं कि ऑन इंटीग्रेटिंग 2 times we will have function या इक्वेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए? और इस चीज को आप सिर्फ अपने दिमाग में रखिए, इसको पेपर में मत लिखिएगा, डोंट राइट ऑन इन एग्जाम्स। सिर्फ एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, अभी कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन आप इसे एग्जाम में मत लिखिएगा वरना कोई आपको बेवकूफ समझेगा, ठीक है। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं फिर, ताकि आपको समझ में आए कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मेन टॉपिक। लेकिन किताबों में टॉपिक का नाम क्या लिखा रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है मैंने आपको समझाया, जिसे इंटीग्रेट करने से हमें मेन इक्वेशन मिलेगा, मेन इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए जैसे यहां पर डी स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रेट करने से मेन इक्वेशन मिलेगा, समझ गए आप। तो हमारे पास भी यहां पर डी स्क्वायर है, तो इसको भी अगर 2 बार इंटीग्रेट किया जाए तो हमें मेन इक्वेशन मिलेगा। अब यहां मेन इक्वेशन नहीं है, वो तो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया, आप सिर्फ समझो कि इसे अगर 2 बार इंटीग्रेट किया जाए तो हमें मेन इक्वेशन मिलेगा, और वो मेन इक्वेशन बेटा x का होगा t के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, समझे। इसका मतलब साफ है कि हमारे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन यहीं पर है, समझे। उसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये मिलेगा, और इसे इंटीग्रेट करें तो ये मिलेगा। इस तरह, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, स्टेप्स याद रहे कि हमें करना क्या पड़ता है, ठीक है। ओके, तो प्लीज डोंट राइट दिस इन एग्जाम, बस समझिए। चलिए, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक हो गया ये, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, पहला टॉपिक होगा एक्सेलरेशन, नेक्स्ट टॉपिक होगा वेलोसिटी, और नेक्स्ट टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा एक्सेलरेशन। ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए कोई भी फॉर्मूला वगैरह का जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन की जगह हमने ये लिखा है, तो यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही है आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन x के टर्म्स में, डायरेक्ट मिल गया, ठीक है ना। अभी हम लिखेंगे कि सिंस हमें पता चल गया है कि किस पोजीशन पर कितना एक्सेलरेशन होगा, तो क्यों ना मीन पर और एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए। तो एट मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0। मीन पोजीशन का मतलब क्या था, x इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही फॉर्मूला है। तो x की जगह अगर 0 लिखा जाए तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 0। समझे? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है, जो कि कहां पर है, मीन पोजीशन पर है। तो हम समझ सकते हैं कि एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज मिनिमम, ठीक है। नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशंस यानी x इज इक्वल टू a या माइनस a, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, x की जगह मैं लिख दूंगा a, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a। अब इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो a का ये मैक्सिमम वैल्यू है। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये a का मैक्सिमम वैल्यू है जो कि कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। देयरफॉर एट एक्सट्रीम पोजीशन a इज मैक्सिमम। समझ में आया, ठीक है। और अगर हम देखिए इस x की जगह हमने अभी प्लस a पुट किया था, तो अगर माइनस a पुट करते तो क्या होता, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता। इसका मीनिंग क्या मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो, ये मान लो मीन पोजीशन है, ये मान लो एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी मान लो एक्सट्रीम पोजीशन है। ये x इज इक्वल टू माइनस ए है, ये x इज इक्वल टू प्लस ए है, ठीक है। तो जब मैं प्लस ए पुट कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन माइनस ए आ रहा है, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन इधर होगा। क्यों? क्योंकि a इज नेगेटिव। और जब मैं माइनस ए पुट करूंगा x की जगह, जब मैं माइनस ए पुट करूंगा, इसकी जगह जब मैं माइनस ए पुट करूंगा तो a कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर। तो इससे क्या साबित होता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसको आप अच्छे से लिखकर लॉक कर दीजिए, समझे। यहां पर आप कहीं भी एक्सेलरेशन देखिएगा तो इधर होगा, ठीक है, और यहां पर आप कहीं भी एक्सेलरेशन देखिएगा तो इधर होगा। यानी एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड रहता है, ठीक है। फिर चाहे वो बॉडी उधर जा रहा हो या इधर आ रहा हो, दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन इधर होगा। फिर इधर भी चाहे बॉडी इधर जा रहा हो या इधर आ रहा हो, दोनों केस में एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगा। इन चारों केस में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। समझ गए आप? ठीक है, एक्सेलरेशन का कहानी खत्म हुआ। अब हम करेंगे वेलोसिटी। याद रखिएगा मैंने क्या बोला था, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो खुद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, और उसे अगर एक बार इंटीग्रेट किया जाए तो वेलोसिटी मिलेगा, एक बार और इंटीग्रेट किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आपको बेवकूफ बनाने के लिए मैंने ये नहीं लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास लेटेस्ट इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास लेटेस्ट इक्वेशन है, ठीक है।
तो क्या मैं एक्सेलरेशन की जगह लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt लिख सकता हूं? बिल्कुल, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे dx मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे dx मल्टीप्लाई करूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर देखिए ये जो है dx/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी इनटू बच गया क्या, dv/dx, dv/dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। रीजन क्या दूंगा मैं कि सिंस dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, समझ में आया। और यह रीजन क्या दूंगा मैं कि सिंस एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है, ठीक है। और एंट्रेंस वाले याद कर ले कि हम कभी भी एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं v dv/dx, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से आप बच जाएंगे, एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या कीजिए, v के साथ dv रखिए और x के साथ dx रखिए और दोनों साइड कर दीजिए इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। अब v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v²/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x²/2 प्लस c, प्लस c क्यों, क्योंकि लिमिट तो है नहीं हमारे पास, डिफिनाइट इंटीग्रल तो है नहीं, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन है, इसलिए प्लस c लिखना पड़ेगा। बट ये फिजिक्स है, इतना लिखकर आप छोड़ नहीं सकते, आपको ये c पता करना पड़ेगा, समझे। तो कैसे पता करेंगे, बड़ा आसान है। ये c कब पता चलेगा, आप खुद सोचो, जब आपके पास किसी x पर v पता हो, समझ रहे मेरा बात, कोई भी x पर, कोई भी x पर, जैसे मान लीजिए आप कोई एक बॉडी है, वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक, ये x इज इक्वल टू प्लस ए है, ये x इज इक्वल टू माइनस ए है और ये x इज इक्वल टू 0 है। ये बॉडी यहां से यहां तक ऑस्सिलेट हो रहा है। तो कोई भी x पर, यानी इस पर, इस पर, इस पर, किसी भी x पर आपको वेलोसिटी पता है क्या, नहीं पता, मुझे पता है, आपको भी पता है कि इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर वेलोसिटी ना 0 हो जाता है। कॉमन सेंस सोचो, ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो इस पोजीशन पर अगर वेलोसिटी उसका 0 नहीं होता तो इसका नाम एक्सट्रीम होता क्या, इसका नाम एक्सट्रीम होता नहीं ना। अगर यहां पर वेलोसिटी 0 नहीं होता, कुछ होता, कुछ भी होता, तो वो और आगे जाता, वो यहीं तक जाके रुक जाता है और फिर रिटर्न इधर आता है। इसका मतलब इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितना है, 0। सिमिलरली इस पोजीशन पर भी वेलोसिटी कितना होगा, 0, है ना। जब वो इधर से इधर जाता होगा तो यहां पर रुक जाता होगा, तब ना लौट के उधर जाएगा। इसका मतलब इस पोजीशन पर भी वेलोसिटी कितना है, 0। तो मैं यहां पर लिखूंगा, मला माहिती है कि एट एक्सट्रीम पोजीशंस वेलोसिटी इज 0, समझे। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब प्लस ए या माइनस ए, वेलोसिटी कितना है, 0। तो x के जगह मैं लिख दूंगा प्लस ए या माइनस ए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उस वक्त वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो आपको c पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां करते हैं, हम x के जगह 0 प्लस या माइनस ए लिखने वाले हैं और v की जगह लिखने वाले हैं 0। तो 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस c। समझे क्या किया मैंने, मुझे पता चल गया ना, मुझे पता चल गया क्या कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशंस मतलब x इज इक्वल टू प्लस ए या फिर x इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहां पर अगर मैंने x की जगह प्लस ए या माइनस ए पुट कर दिया तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0। तो वही मैंने किया है, ठीक है। तो c हमें पता चल गया कितना, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। सी पता चल गया, तो सी जब पता चल गया मैं उसको यहां लिख दूंगा। नाउ बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी था, तो सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई हो गया। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों से तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी कितना हुआ, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम। वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया हमें। मैंने आपको बोला था ना कि एक्सेलरेशन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एक्स मिला है फिलहाल इन टर्म्स ऑफ एक्स मिला है। सर आप तो बोले थे इन टर्म्स ऑफ टी मिलेगा। अरे वो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अभी एट मीन पोजीशन नहीं समझे क्या? देखिए एक्सेलरेशन का फंक्शन किसके टर्म्स में था, एक्स के टर्म्स में, तो इसे इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी का फंक्शन भी किसके टर्म्स में मिलेगा, एक्स के टर्म्स में। समझ में आया? एट मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह 0 पुट करो तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए, है कि नहीं? x अगर 0 हो गया तो a स्क्वायर का रूट कितना होगा, a। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज मैक्सिमम। तो कहाँ मैक्सिमम हुआ, मीन पोजीशन पे। तो ये चीज को याद रखिएगा कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पर तो पता ही है, फिर भी पुट कर लीजिए। एट एक्सट्रीम पोजीशन यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, इस x की जगह प्लस ए पुट करो तो भी 0 हो जाएगा, माइनस ए पुट करो तो भी 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी विल बी 0, दैट इज मिनिमम। तो याद रखिएगा कि वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ओमेगा ए। इसको रट जाइए, इसको और इसको, ये दोनों को रट लीजिए, क्वेश्चंस करने में काम आएगा। ठीक है, अब बच गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट बच गया तो अब क्या करना, एक्सेलरेशन वाला पार्ट ये पूरा मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, और हम अब बढ़ते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट की ओर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी का जो इक्वेशन मिला उसे इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, है कि नहीं? ये पूरा लिख लीजिएगा अच्छे से कॉपी में। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एक बात, मैंने आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया, डोंट टेक इट टू सीरियसली। मैंने सिर्फ आपको इतना बताने की कोशिश किया कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ यू वांट टू नो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं आपको फिजिक्स के हेल्प से इतना ही बता पाऊंगा कि इसे अगर मैं 2 बार इंटीग्रेट करूं तो मुझे x का डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलेगा टाइम के टर्म्स में। और अभी उसी का बारी है, अभी उसी का बारी है। चलिए, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी x, विच इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, तो हमारे पास लेटेस्ट इक्वेशन क्या था, वी नो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज बता रहा हूं, देखो मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स कितना होता है पता है, साइन इनवर्स ऑफ
एक्स बाई ए प्लस सी, फिर प्लस सी। अबे लिमिट्स नहीं है ना, लिमिट्स अगर ना हो तो प्लस सी लिखना पड़ता है, और फिजिक्स में वो प्लस सी ढूंढना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला बाद में काम आएगा, अभी यहां लिख के रख दिया मैंने। चलिए, तो हमारे पास लेटेस्ट ये फॉर्मूला था वेलोसिटी का, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा मैंने कहा था। तो वेलोसिटी की जगह मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx बाई dt, लिख सकता हूं ना, वेलोसिटी की जगह में dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना है, dx के साथ x का फंक्शन को रखिए और dt के साथ टाइम रखिए, है तो नहीं है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, dt अकेला रहेगा। तो dx बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt, और फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, तो इस चीज का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, और राइट साइड में देखिए ओमेगा कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन होता है t प्लस सी। समझे? कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि सर यहां पर प्लस सी लिखा था, आपने आखिरी में प्लस सी लिख दिया। देखिए, इसका कुछ प्लस सी होगा, इसका कुछ प्लस सी होगा, आखिर है तो कांस्टेंट्स, दोनों मिलाकर मैंने एक नया कांस्टेंट मान लिया प्लस सी। समझे? अभी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इतना है। देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई बाई 2। इसका मीनिंग क्या निकलता है, साइन पाई बाई 2 इज 1। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 2, इसका मीनिंग क्या होता है, साइन पाई बाई 2 इज 1। तो सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग इज दिस थिंग, तो साइन ऑफ दिस थिंग विल बी दिस थिंग। हाँ, ठीक है ना। तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स बाई ए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए, ये a इधर आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस सी। अब प्लस सी पता करना पड़ेगा, कैसे, पिछली बार कैसे किया था, हमारे पास इक्वेशन आया था बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हमने क्या किया था, किसी गिवन x पर हमने वेलोसिटी पुट किया था। तो सिमिलरली यहां पर वेरिएबल कौन कौन है, x और t। तो किसी गिवन t पर आपको x पता है क्या, नहीं पता है, यानी यहां पर c पता करना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अंदाजा नहीं है कि कितने समय पर ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो हम खुद मान लेंगे, लेट अस कंसिडर कि इनिशियली, अब इनिशियली का मतलब क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू 0। हम खुद मान लेंगे क्या, कि द ऑब्जेक्ट, द मास इज एट मीन पोजीशन, मतलब x इज इक्वल टू 0। मतलब हमने मान लिया कि इनिशियली ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है। ऑस्सिलेशन कहां से शुरू हो रहा है, हमने मान लिया कि ऑस्सिलेशन यहां से शुरू हो रहा है, ऐसा हमने मान लिया कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मास यहां पर प्रेजेंट था। ठीक है, तो हम इसके जगह 0 पुट करेंगे और इसके जगह भी 0 पुट करेंगे और c पता करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस सी। तो 0 इज इक्वल टू a साइन सी, है ना। तो 0 इज इक्वल टू a साइन सी, तो a तो 0 है नहीं, a तो एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब साइन सी 0 है, साइन सी 0 है, देयरफॉर साइन सी 0 है। तो बेटा साइन सी 0 कब होगा, जब c 0 होगा। मिल गया। तो ये जो कंडीशन हमने माना, इसको मैं अलग से क्या हेडिंग दे सकता हूं,
SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ गए? ये हेडिंग मान सकता हूं मैं। तो C की जगह मैं क्या कर दूंगा, 0 पुट करूंगा और दोबारा इक्वेशन लिखूंगा। नाउ x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो whenever the SHM is starting from mean position, कितने समय पर बॉडी कहां है ये पता चलेगा इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला तभी यूज कीजिएगा जब SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है? और आखिरी क्या, थोड़ा जगह कम है, मैनेज कीजिएगा। आखिरी क्या, आखिरी हम ये मान लेंगे, लेट अस कंसिडर इनिशियली मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0, द मास m is at extreme position। मान लीजिए, यानी x इज इक्वल टू कितना, a। यानी ऐसा मान लीजिए कि SHM यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, SHM यहां से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक खींचा और छोड़ दिया, तो SHM कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। किधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर ऐसा ऐसा होगा। फिर एक ऑस्सिलेशन किसको बोलेंगे, यहां से यहां जाएगा और लौट के वहीं आएगा। ये होगा आपका एक ऑस्सिलेशन। ठीक है? तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट कहां है, x इज इक्वल टू a पे। यानी क्या करना है, इस इक्वेशन में टाइम t की जगह मैं पुट करूंगा 0, लेकिन x की जगह पुट करूंगा a। ऐसा कंडीशन का मीनिंग क्या होगा, ऐसा कंडीशन का मीनिंग होगा SHM स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। यही मीनिंग होगा ना। हाँ, तो x की जगह लिखूंगा मैं a, x की जगह लिख दिया a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस c, है ना। तो a और a कैंसिल होके होगा 1, तो 1 इज इक्वल टू साइन c, ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा ना, साइन c। अब साइन c 1 कब होगा, जब c होगा π/2, है कि नहीं। साइन 90 डिग्री 1 होता है ना। तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा अब यहां पर, और मुझे कुछ एक नया इक्वेशन मिलेगा। किस कंडीशन के लिए, SHM जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। SHM जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस c की जगह कितना मिला था, π/2। तो साइन ओमेगा t प्लस π/2 कितना होता है पता है आपको, cos ओमेगा t। तो ये इक्वेशन आप यूज करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा SHM इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। और मान लीजिए आपको नहीं पता SHM कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कुछ ऐसा कंडीशन नहीं मान सकते, तो उस समय इक्वेशन क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। फाई क्या है, कुछ नहीं है, हमें सी पता नहीं चला, बट इतना तो समझ में आ रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर में आप जो भी लिखिएगा वो एंगल होगा। इतना समझ में आ रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखिएगा वो क्या होगा, एंगल होगा। जैसे π/2 क्या है, एक एंगल है ना। तो इसके जगह जो भी होगा एंगल होगा, तो फाई क्या है, एंगल है। समझ में आया, फाई क्या है, एंगल है। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूं कि ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू फाई, है कि नहीं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा इक्वेशन है, ये तुम्हारा इक्वेशन है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या मान लिया तुमने, c कितना है, 5 है। समझ गए। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। ठीक है, याद रखना एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है,
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? माइनस मैक्सिमम लिखना था, सॉरी, ए ओमेगा ए, और मिनिमम दोनों का ही 0 है। और डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है, हमको तो पता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। अच्छा, फिर से आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको जो बताया, यहां पर जो मैंने लिखा है, डोंट टेक इट टू सीरियसली। अब देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किसका आया था? किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? एक्स का, है ना? किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है? एक्स का। किसके टर्म्स में है? टी के टर्म्स में है। क्या हमने इसे 2 बार इंटीग्रेट किया? जी हाँ, किया। तो उसे इंटीग्रेट करने पर क्या हमें एक्स का इक्वेशन मिला टी के टर्म्स में? बिल्कुल मिला। तो वही मैंने यहां लिखा था कि ऑन इंटीग्रेटिंग 2 टाइम्स वी विल हैव इक्वेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ओके। यहां तक आप अच्छे से लिखिए, इसको समझिए, याद रखिएगा, ये स्टेट बोर्ड में पूछता है। स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि 1 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी आधे मार्क्स के लिए आता है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना? तो कभी कभी पूरा ही आ जाता है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना मिनट हो गया? 41। एक चीज मैं आपको और सिखा सकता हूं, उसको सीखना जरूरी है। आप सीखना चाहो या ना सीखना चाहो, उसको सीखना जरूरी है। तब तक आप इसको पूरा लिख लो। देखो, तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसा आया? तो तुम बोलोगे सर मेरे पास तो 2 फॉर्मूला है। एक जब एसएचएम स्टार्ट हो रहा है मीन से, तब x इज टू ए साइन ओमेगा टी, और एक जब एसएचएम स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम से, तब x इज टू ए कॉस ओमेगा टी। आप कौन सा पूछ रहे सर? मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो मेरे पास सर जनरल इक्वेशन है, आप उसको क्यों नहीं लिखते? बिल्कुल, मैं उसी को लिखूंगा, x इज टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब सुनिएगा ध्यान से, पहले मैं बोलूंगा बोर्ड के स्टूडेंट वालों को, स्टेट बोर्ड वालों को क्या बोलूंगा सुनना। इस चीज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फेज। बस इतना जान लो, स्टेट बोर्ड वाले, काफी है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? फेज। तो व्हाट इज फेज इन द अबव इक्वेशन? ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अच्छा, इस फेज के इक्वेशन में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फेज, एम आई करेक्ट? क्या ये कभी भी इक्वल टू लिखा रहे तो क्या होता है? वो इक्वेशन होता है। तो एम आई करेक्ट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ फेज। यस, इस फेज के इक्वेशन में अगर मैंने टाइम t 0 पुट कर दिया, जिसका मीनिंग क्या होता है? इनिशियल, तब फेज कितना होगा? कितना होगा? इसमें अगर टाइम t की जगह 0 पुट कर दिया जाए तो फेज कितना हो जाएगा? बस फाई। तो बेटा इसे कहते हैं हम इनिशियल फेज, और इसे हम एक और फनी नाम से पुकारते हैं, इपोक। इतना ध्यान रखिएगा स्टेट बोर्ड वाले कि किसे हम फेज कहते हैं। अच्छा, क्या सर फेज सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में ही होता है? नहीं, आप किसी का भी इक्वेशन लिखो, आप लिखो a इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। तो दिस इज द फेज, ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री इज फेज ऑफ एक्सीलरेशन, और 60 डिग्री क्या है? इपोक ऑफ एक्सीलरेशन। समझे कि नहीं समझे?
अगर मैंने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ए इंटू साइन या कॉस, कुछ भी लिखिए, साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस 45, तो ओमेगा टी प्लस 45 इज फेज ऑफ वेलोसिटी एंड 45 इज इपोक ऑफ वेलोसिटी। समझ गए? तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में ही नहीं, कोई भी ऐसा अगर फंक्शन है, सर कैसा, ऐसा, ये देखो यहां पर वेरिएबल, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू और यहां पर साइन या फिर कॉस, नहीं 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 नहीं, टैन कॉट सेक कोसेक नहीं चलेगा बेटा। इसको 2 बार इंटीग्रेट करने पर तुमको क्या मिला, साइन मिला या कॉस मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहां से आया था, ये यहां से आया था, और ये किसके लिए है, एसएचएम के लिए है। तो एसएचएम का कभी भी फंक्शन या तो साइन में होगा या फिर कॉस में होगा। टैन कॉट सेक कोसेक ये एसएचएम में आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक, इसीलिए मैंने एग्जांपल जब दिया, साइन का दिया, साइन का दिया, कॉस का दिया, टैन कॉट का दिया क्या, नहीं। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टेट बोर्ड वाले कि इसे हम फेज कहते हैं, सिर्फ इतना को हम कहते हैं फेज, और यहां जो लिखा है उसे हम कहते हैं इनिशियल फेज, मतलब फेज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अरे फेज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। समझ गए? ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स मुझे क्या बताना था आप लोगों को, एंट्रेंस वालों को खास करके, कि एसएचएम में मैंने आपको इक्वेशन कैसा लिख कर दिया। अगर मान लीजिए एसएचएम शुरू हो रहा है मीन पोजीशन से, तो y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। और अगर शुरू हो रहा है मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन से, तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ऐसे बोला था मैंने, है ना। और अगर मान लीजिए नाइदर मीन पोजीशन नॉर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, तब क्या, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था कि आखिर ये एंगल बनाता कौन है ना, ये एंगल कौन बनाता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर पेंडुलम बनाता है सर, पेंडुलम टॉय टॉय पेंडुलम बनाता है सर। देखो मैंने तो जो एग्जांपल लिया था वो तो स्प्रिंग से उठाया था, है कि नहीं। जो एग्जांपल मैंने लिया था वो स्प्रिंग से उठाया था, तो स्प्रिंग एंगल बनाता है क्या, नहीं। तो फिर भी मन में सवाल उठता है कि अगर सर ये एंगल है तो इसको बनाया किसने है। तो यही मैं आज बताने जा रहा हूं एंट्रेंस वालों को, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये बना दीजिए आप टाइम का एक्सिस और ये बना दीजिए आप डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस, ठीक है। और y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो ग्राफ होगा ऐसा, ऐसा होगा, है ना, यहां से शुरू होगा ना। हाँ, अब क्या करना है बेटा, इसके साइड में ना ये कितना है a और ये कितना है -a, इसके साइड में ना एक सर्कल बनाओ ऐसा, जिसका रेडियस कितना हो, a के बराबर हो, एक सर्कल बनाओ। बना दिए सर्कल, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है, यहां से, ठीक है। तो यहां पर एक रेडियस वेक्टर बनाओ ऐसा, एक रेडियस वेक्टर बनाओ इस तरह से। सर ऐसा क्यों बनाए, क्योंकि यहां से बनाना है, रेडियस वेक्टर को स्टार्ट करना है। रेडियस वेक्टर को पहली बार कहां बनाना है, यहां। क्यों, क्योंकि पार्टिकल देखो यहीं पर है, ठीक है। अब पार्टिकल जब जाएगा यहां पे, तो रेडियस वेक्टर कैसे बनाएगा,
पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पहुंचेगा, है ना, तो रेडियस वेक्टर ऐसा बनाएगा। ठीक है, इस ग्राफ में ये कितना है, π/2 है ना, ये π/2 है ना, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है ना, तो ये एंगल है π/2। समझ में आया एंगल कौन बनाता है? तो याद रखना एसएचएम में जो इक्वेशन होता है, एसएचएम में जो इक्वेशन होता है उसमें एंगल कौन बनाता है? एसएचएम का अगर सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्शन निकाले तो रेडियस वेक्टर जो होता है वो एंगल बनाता है। समझे? एसएचएम में जो इक्वेशन होता है उसमें एंगल कौन बनाता है? तो एसएचएम का सर्कुलर मोशन में अगर प्रोजेक्शन निकालेंगे आप तो रेडियस वेक्टर जो होगा उस सर्कल का वो एंगल बनाता है। इट्स ओनली फॉर एंट्रेंस। ओके, चलो अब मान लो किसी ने पूछा सर जब पार्टिकल यहां पर होगा तो कितना एंगल बनेगा, है कि नहीं? जब पार्टिकल यहां पर होगा तो कितना एंगल बनेगा? तो क्या करने का, एक ऐसा लाइन बनाने का, ठीक है, और यहां तक रेडियस बनाओ। नहीं, गलत, इधर नहीं, इधर बनाओ। सर कैसे पता चलेगा सर कि इधर बनाना है कि इधर बनाना है? ये चीज कैसे पता चलेगा? तो मैं बता रहा हूं, फॉलो करो। पार्टिकल को तुमने यहां से यहां तक पहुंचाया, ये यहां से यहां तक पहुंचा, तो ये यहां तक पहुंचा, फिर पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाओ, पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाओ, तो ये यहां से यहां पहुंचेगा, यानी ऐसा रेडियस बनेगा। फिर उसके जस्ट बाद का क्वेश्चन था ना, समझा? उसके जस्ट बाद का क्वेश्चन था, इसलिए इसको नहीं चुनना है, इसके जस्ट बाद का चुनना है। ये इसको कब चुनते आप? जब इसके बारे पूछता कि पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तब कितना एंगल बनेगा। समझे? पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तब कितना एंगल बनेगा। तो कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। पहले आप यहां से यहां पहुंचाए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां हो गया, फिर यहां से यहां पहुंचा दीजिए, ठीक है, यहां से यहां पहुंचा दीजिए, तो ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, और फिर इसके बाद ये पॉइंट है, तो इसके बाद ये पॉइंट है। समझ गए? हाँ, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर यही क्वेश्चन है, मान लीजिए, इसको छोड़िए, मान लीजिए पूछे ऐसा आपसे कि ये जब पार्टिकल यहां पहुंचा है, क्वेश्चन सुनिए, पार्टिकल जब यहां पहुंचा है तो कितना एंगल हो रहा है? एंगल मतलब व्हाट इज द फेज व्हेन द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट? तो दिस इज द फेज। समझे? इक्वेशन क्या था? x = a sin ωt। इसमें फेज कौन है? ये फेज है, तो बेटा यहां पर ये वो है ωt। समझ में आ गया? और इसको अगर ऊपर कीजिएगा तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? ωt। ठीक है? अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा वो है, जनरल इक्वेशन वाला। ठीक है, थोड़ा सा और समझेगा आपको। जनरल इक्वेशन वाला एग्जांपल लेते हैं, ये तीसरा वाला, x = a sin ωt + phi, और हम एक काम करेंगे, phi की जगह लिख देंगे 30, तो x = a sin ωt + 30। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है मैंने आपको सिखा दिया है। कैसे? ओरिजिन से शुरू करेंगे क्या? बताइए, क्या आप इसका ग्राफ को ओरिजिन से शुरू करेंगे? नहीं। क्यों? ओरिजिन से शुरू होने वाला ग्राफ का इक्वेशन ऐसा होता है, एट टाइम t = 0 x = 0। ठीक है, लेकिन यहां पर एट टाइम t = 0 x कितना होगा? देखो कितना होगा, एट टाइम t = 0
x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a साइन, ये तो 0 हो गया, 30 कितना हो गया, a/2 साइन 30 1/2 होता है ना। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू कितना हो रहा है, a/2। अब ये मान लो तुम्हारा, ये मान लो a है और ये मान लो -a है। तो यहां से ग्राफ शुरू होगा a/2 से। समझ गए ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू नहीं होगा। तो ऐसा होगा, है साइन ग्राफ ही, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है, a/2 से। ठीक है। अब किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फेस एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और गिवन है मान लीजिए ओमेगा 45, हाँ 45 मान लीजिए, या 60 मान लीजिए, ओमेगा मान लीजिए 60 है। ठीक है, 60 रेडियन पर सेकेंड। तो वैसे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई फेस का इक्वेशन क्या है, हमको तो सर ने सिखाया है। फेस का इक्वेशन ये है, ओमेगा टी प्लस 30। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड फेस कितना होगा, तो 60, ओमेगा 60 दिया है ना, इंटू 2 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। आंसर आ गया सर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इसको बताओ ये 150 डिग्री किसने बनाया, ये बताओ, एक्सप्रेस करो, समझाओ। तो क्या करोगे, फिर से वही बात, एम्पलीट्यूड के बराबर आप बना दोगे सर्कल, यानी रेडियस कितना लोगे, जितना एम्पलीट्यूड है। समझे, हाँ, रेडियस कितना लोगे सर्कल का, जितना एम्पलीट्यूड है, इतना। ओके, फिर क्या करना है, सर आपने बोला था यहां पर बना दो पॉइंट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, नहीं ना, ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, इसलिए पहला रेडियस ऐसा मत बनाओ, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, एक लाइन ऐसा पीछे खींचो, खींच लिया, अब ये रेडियस बनाओ। समझ गए, रेडियस बना दिए, तो जो भी एंगल मेजरमेंट होगा वो यहां से शुरू होगा, ओमेगा टी जो भी होगा उसका मेजरमेंट कहां से शुरू होगा, यहां से। क्यों, क्योंकि 30 तो पहले ही बना लिया ना उसने, ये 30 डिग्री है। अच्छा सर अब समझ में आया कि 30 मतलब क्या होता है, इनिशियल का फेज का मतलब क्या होता है। समझ गए, तो दिस इज 30, ये इनिशियल फेज है। अब आगे जब समय बीतेगा तो रेडियस का जो एंगल बनाने का जो गिनती है वो यहां से शुरू होगा, ऐसे यहां से। समझ गए। तो किसी ने पूछा कि बताओ, अच्छा पूछ तो लिया था 150, तो 150 कहां होगा पता है तुमको, यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा। तो देखते हैं, तो पहले यहां से यहां पहुंचेगा, तो यहां से यहां पहुंच गया, यानी यहां से यहां पहुंच गया, यानी ये जब यहां से यहां पहुंचा तब ये यहां से यहां पहुंचेगा। फिर उसको यहां से नीचे तक उतार देना है क्या, नहीं, यहीं तक रखना है। ठीक है, साइन 150 कितना होता है रे, √3/2, 1/2। अच्छा, तो साइन 150 होता है 1/2, तो बराबर है। तो इस लाइन का ऐसा खींचिए, इधर चले जाइए। इधर क्यों चले गए, यहीं तक क्यों नहीं रुक गए, क्योंकि आपका मोशन यहां से यहां तक हो चुका था, यानी ये रेडियस जो है, ये जो रेडियस है ये यहां तक जा चुका था। तो अब आगे बढ़ेगा ना वो, जब पार्टिकल आपका यहां से यहां पहुंचा तो ये रेडियस वेक्टर ऐसे से ऐसा बन गया। अब आपको यहां से जाना है यहां तक, तो रेडियस वेक्टर और आगे जाएगा ना, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो यहां पर ऐसा लाइन बनाइए, समझ गए, यहां पर आप ऐसा लाइन बनाइए। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, दिस विल बी ओमेगा टी, यानी 120, और पूरा यहां से यहां मेजर कीजिएगा तो 150। समझ में आया। तो ये टेक्निक बहुत काम आता है एंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस टेक्निक को आप अच्छे से सीखिए, है ना। और याद रखिएगा, स्टेट बोर्ड वाले इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए समझने का, और अगर नहीं समझना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्टेट बोर्ड के लिए है ही नहीं।
समझे?